Hello and welcome to this show of vacancies regarding Staff Selection Commission of Stenographers. This is Ratnesh Shukla with me, Sachin Modi. Welcome you to this particular show, and I know the students were waiting very eagerly for the particular vacancy, that is of stenographer grade C and D examination. Students, I must tell that Sachin sir, आपको भी पता है students हमेशा से वेट कर रहे थे stenographers की वैकेंसीज के लिए, और मेरे हिसाब से आपके हिसाब से कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसीज हैं इस साल के लिए, और स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं कोई बहुत ही अच्छा कदम उठाना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पर सचिन सर कुछ ऐसी चीजें बताएंगे, स्पेशली इसके बारे में बहुत डीप नॉलेज देंगे, तो प्लीज उसको ध्यान से सुने। अगर हम बात करते हैं रत्नेश सर आज की इस वैकेंसी की, ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको केवल इस तरह समझिएगा कि आपका सीपीओ का एग्जाम अभी बहुत ही नजदीक है, ठीक है। इसके बाद डेफिनेटली आपका सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, यानी कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो आप सीपीओ के लिए आप काफी समय से तैयारी कर रहे थे, इसके बाद सीजीएल की आपने तैयारी करना शुरू कर दिया। डेफिनेटली ये जो तैयारी है, इसी तैयारी के बूते पे आप सीओडी का यानी कि जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है, इसको आप सेम तैयारी के साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको साथ साथ ये भी पता लग जाएगा कि सीपीओ में हमने क्या कमी छोड़ी। इसके बाद जो हमारा सीजीएल का प्री का एग्जाम होगा, क्योंकि इसका मेन का एग्जाम होगा, तो हमें यह भी पता लगेगा कि सीजीएल मेंस प्री में हमने क्या कमी छोड़ी। और इसके साथ ही जब ये वैकेंसी आ रही है हमारे पास स्टेनोग्राफर सी एंड डी की, तो डेफिनेटली ये उन स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो काफी समय से स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं। क्योंकि सर देखिए, स्टेनोग्राफी के अंदर हमेशा क्या होता है, इसे हम शॉर्ट हैंड भी कहते हैं, और शॉर्ट हैंड काफी स्टूडेंट सीखते हैं, और वो हमेशा इसी तरह की वैकेंसी का वेट करते हैं, सर शॉर्ट हैंड की वैकेंसी कब आएगी। तो गाइज ये एक बहुत सही मौका है आपके पास, शॉर्ट हैंड की वैकेंसी आ चुकी है, और आप सभी की तैयारी मैं जानता हूं काफी समय से चल रही है, और काफी आप सभी लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, इस मौके की तलाश जो आपको काफी समय से थी वो अब मिल चुका है, और इस रिक्रूटमेंट के लिए जो भी चीजें हमें जरूरत है जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो उसे जरा अब हम देख लेते हैं एक गौर से। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी सबसे पहली स्लाइड पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो नोटिस है, स्टेनोग्राफर्स दैट इज ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम एज इज मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, यू कैन सी दैट इज 4/9/2017 टू 7/9/2017। इट मीन्स आपके पास जो डेट है, दैट इज जो डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी वो 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक रहेगी, और क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 15/7/2017 अप टू 5 PM, मतलब कि अब से शुरू हो रही है और 15/7/2017 तक रहेगी, 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए गाइस, कई बार स्टूडेंट को ये थोड़ा सा भ्रम रहता है कि सर ये 15 तारीख लास्ट डेट है, इसका मतलब है 15 तारीख को रात के 12 बजे तक क्या हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसा नहीं है, क्लियरली बोला गया अप टू 5, इसका मतलब है ये मैक्सिमम 5 बजे तक है, उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। तो मैं यही कहूंगा, सभी स्टूडेंट से यही गुजारिश करूंगा कि आपको क्या करना है गाइस, पहले ही अगर आपको लगता है कि हाँ फॉर्म आ चुके हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, आप सबसे पहले अपना फॉर्म फिलअप कर दो, क्योंकि कई बार क्या होता है सर्वर भी डाउन हो जाते हैं, इसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। और ऐसा हमने देखा है सीजीएल के एग्जाम में कई सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी, वो कह रहे थे सर हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आधा फॉर्म फिलअप होता है, उसके बाद वो अचानक से सर्वर से चला जाता है, इसके बाद हमें जब दोबारा फॉर्म फिलअप करते हैं तो ये लिखा होता है कि यू हैव सबमिटेड योर फॉर्म सक्सेसफुली। तो वो कहता है सर हमने तो फॉर्म फिलअप मतलब जो फॉर्म है वो पूरा फिल किया ही नहीं। तो इस तरह की गलती से बचना है तो हमें पहले ही ये कदम उठा लेना है, ताकि टाइम रहते हुए हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे। Next vacancies, the slide is talking about the vacancies. Vacancies will be determined in due course. स्टूडेंट्स आपको समझना है कि वैकेंसीज जो स्टेनोग्राफर की सी और डी ग्रेड के लिए हैं वो मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, इंक्लूडिंग द अटैच सबऑर्डिनेट्स ऑफिसेज लोकेटेड इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑल ओवर द कंट्रीज। आपको पता है इसके जो ऑफिसेज हैं वो कई जगह स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में लोकेटेड हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इसके लिए रीलोकेशन का अवसर है कह सकते हैं, या आपको नीड है रीलोकेशन की, तो वो आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, और नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने यहाँ पर है एज लिमिट की। अगर गाइज हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी जो पोस्ट हमारे पास आई है, इसके लिए हमारे पास जो एज लिमिट होगी वो 18 साल से लेकर 27 साल की होगी, और ये जो डेट है वो काउंट होगी आपकी मैक्सिमम 8/8/2017, यानी कि आपको 1/8/2017 तक 18 साल का हो जाना है और 27 से ऊपर नहीं पहुंचना है, ठीक है, तब तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपकी जो काउंट होगी वो 1/8/2017 तक ही काउंट होगी, एंड यहां देखिए क्लियरली हमने लिखा हुआ है मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट
फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। यानी कि वे सभी स्टूडेंट जो 12th पास हैं वो सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रेजुएट है या नहीं है, यहां पर ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, केवल आपका 12th पास होना चाहिए। अब देखिए कई स्टूडेंट ऐसा भी कहते हैं सर 10th पास है हम क्या फॉर्म फिलअप कर देंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्लियरली यहां पर बताया गया है। सचिन सर कहीं ना कहीं ये जो 12th स्टैंडर्ड वाली बात यहाँ पर आई है स्लाइड हमारे सामने, तो इससे एक कहीं अवसर एक और खुल गया है स्टूडेंट्स के लिए, एक अपॉर्चुनिटी, स्टूडेंट्स अ डोर to the opportunity, a door to your success has been opened here. Why? You can see here that because the age limit or the qualification, eligibility qualification, the educational qualification you need is 12th standard. Any student who has not completed or pursuing his graduation can apply for this particular post. It means it's a kind of opportunity for them. Definitely, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रत्नेश सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, हम किस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें। तो डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, एक बहुत अच्छी ये जॉब अपॉर्चुनिटी निकली है। और मैं यही कहूंगा वे सभी स्टूडेंट से जो अपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं, सभी लोग इस एग्जाम की तैयारी करें और सभी लोग इस एग्जाम को क्रैक करने की पूरी कोशिश करें। चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन इन ओनली ऑनलाइन मोड। आपको ऑनलाइन में ही अप्लाई करना है इस एप्लीकेशन के लिए। डिटेल इंस्ट्रक्शंस एनेक्सर्स में लिखे हैं फर्स्ट और एनेक्सर 2 में, दैट मे बी रिफर टू द कैंडिडेट्स नोट दैट अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन के लिए और एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट होंगी वो इस साइट पर होंगी http और उसके बाद /ssconline.nic.in, दैट इज nic.in ओनली इस साइट पर। बिल्कुल, देखिए गाइस ध्यान रखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि एसएससी के फॉर्म अब आप ऑफलाइन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं और इसके लिए एसएससी ने क्लियरली बोला गया है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन, और इसके लिए आपको हमने साइट का लिंक दे दिया है और आप डायरेक्टली इस साइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया गया है, एप्लीकेशन फी। देखिए एप्लीकेशन फी यहाँ पे बताई गई है ₹100। मोड ऑफ पेमेंट क्लियरली लिखा गया है, फी कैन बी पेड थ्रू SBI चालान /SBI नेट बैंकिंग और थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड ऑफ एनी बैंक। यानी किसी भी बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि आप अपना जो चालान है वो यहाँ पे बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। SBI से चालान बनेगा। बिल्कुल। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट यानी SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। यानी कि देखिए ₹100 की बात कर रहे हैं कि SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, वो यहाँ पर पेमेंट ऑफ फी के लिए एग्जेम्प्टेड हैं। सबसे बड़ी बात है सचिन सर यहाँ पर महिलाओं के लिए छूट है, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल रत्नेश सर, हमेशा एसएससी ने शुरू से यही किया है, वो महिलाओं से, एक्स सर्विसमैन से और पर्सन विद डिसेबिलिटी से कभी भी कोई चार्जेस नहीं लेता है और ये बहुत अच्छी बात है उन सभी इनिशिएटिव के लिए कि वो बढ़ावा दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि और एप्लीकेशंस आए महिलाओं की तरफ से, वो लोग और अपनी रुचि दिखाएं इस पर्टिकुलर वुमेन एम्पावरमेंट जिसे हम कहते हैं, डेफिनेटली वो भी इसका एक पार्ट हो गया है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। Next slide shows you the scheme of examination. Students, the scheme of examination only means the syllabus of examination. That is general intelligence, general awareness, English language and comprehension. आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कि 50-50 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 50-50 हैं, तो टोटल आपको 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। यानी कि आप देखें अगर कि जो डेट ऑफ एग्जाम है वो 4/9/2017 से 7/9/2017 तक चलेगी। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है दैट इज 50, 2 घंटे का आपको टोटल टाइम मिल रहा है वहाँ पर, 2 घंटे 40 मिनट का उनके लिए है जो विजुअली हैंडीकैप्ड है या कहीं ना कहीं उनकी कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए 2 घंटे 40 मिनट है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए 2 घंटे हैं। और जनरल अवेयर्स के 50 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस हैं, तो टोटल आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल इस तरीके से आपके पास 100 मार्क्स भी मैक्सिमम है। बिल्कुल, देखिए जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं और रीजनिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए रत्नेश सर ने यहाँ पर आपको बोला है 100 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स के हो गए। लेकिन देखिए पार्ट 3 पे रत्नेश सर ने आज शायद आपको बताया नहीं है, मैं बता देता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 होंगे, यानी कि वो 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है गाइस, चलिए मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्लियरली लिखा गया है इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्जामिनेशन। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो पेपर होगा ये ऑनलाइन मोड पर होगा और ऑनलाइन मोड पे सबसे पहले हम आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं वो रीजनिंग का सिलेबस है। गाइस आप सभी लोग इसका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं क्योंकि रीजनिंग के पेपर में जो सभी चीजें पूछी जाएंगी वो सभी हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्लाइड में रखी है, ताकि आप सभी लोग किसी तरह से कोई परेशान नहीं हो कि सर सिलेबस कहाँ से मिलेगा, हमें किस तरह से तैयारी करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस आपके सामने है, केवल आपको इन्हीं सभी चीजों को तैयार
करना है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड इज टेलिंग यू अबाउट द जनरल अवेयरनेस। Questions will be designed to test the ability of the candidate's general awareness of the environment around him। ये आपको बहुत ही नॉर्मल चीज़ें बताई गई हैं इस स्लाइड में कि कैसे जनरल अवेयरनेस का यूज़ है, क्या क्वेश्चंस टाइप है और कितने बेसिक्स पे आपको जाकर स्टडी करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चंस विल ऑल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं वहाँ पर। एज जैसे आपको पता है कि जीएस का जो पोर्शन एसएससी बनाता है बिल्कुल सेम सीजीएल में जैसे आपने पढ़ा होगा उसी तरीके का जनरल अवेयरनेस पार्ट है। तो बिल्कुल सिंपल सी तरीके यहाँ पर जनरल पॉलिटी, जनरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन जनरल अवेयरनेस। यस, बिल्कुल सही कहा आपने रतेश सर कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, अगर हम ये सभी चीजों को तैयार कर लेते हैं, सारी चीजें इसमें कहीं ना कहीं, जैसे 10+2 का सिलेबस है, जैसा हमारा एसएससी सीजीएल का सिलेबस है, बिल्कुल सिलेबस वही होता है। चीजें बस उनका कह सकते हैं कि लेवल जो थोड़ा है वो कम हो जाएगा, लेवल थोड़ा सा हल्का सा कम हो जाता है। बिल्कुल जीए के अंदर हो सकता है कि आपको काफी अच्छे लेवल की चीजें एग्जाम में देखने को मिले, लेकिन 10+2 के अंदर ये लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। ये 10+2 का लेवल का एग्जाम तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके 10th बेस की चीजें पूछी जाएंगी, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग गाइस तैयारी करनी है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो गाइस नेक्स्ट स्लाइड आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इन एडिशन टू द टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड its correct uses etc. his her writing ability would also be tested। यानी कि मैं गाइस अगर बात करूं तो शायद रत्नेश सर के आप सभी लोग काफी देर से या काफी समय से शो देख रहे होंगे जिसका नाम है शायद शुद्ध देसी इंग्लिश। यानी कि उस शो में आपको ग्रामर भी मिल रही है, उस शो में आपको वोकैब भी मिल रही है, उस शो में रत्नेश सर आपको राइटिंग स्किल्स के बारे में बताते होंगे। तो डेफिनेटली अगर आप उस शो को देख रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि रत्नेश सर आपके लिए ऑलरेडी ये जो चीजें हैं वो काफी समय से पढ़ा रहे हैं। अगर आप उन्हें कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो इंग्लिश का सेक्शन होगा 100 मार्क्स का होगा, वो आप हमेशा और अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे, ये मैं आशा करता हूं। और रत्नेश सर के डेफिनेटली उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि आपके जो एग्जाम है वो अच्छे से आपको क्लियर करवाएं। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। अब स्किल टेस्ट की बात जब आती है तो कैंडिडेट्स हु obtain the qualifying marks in the examination as may be prescribed by the commission will only be called for the skill test। उनको ही बुलाया जाएगा जो टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। यानी कि स्टेनोग्राफी का जो स्किल टेस्ट है वो बाद में होता है, पहले आपको टेस्ट जो रिटन एग्जाम है वो क्वालिफाई करना है, ऑनलाइन एग्जाम जो है, उसके बाद कमीशन में ऑल्सो प्रिस्क्राइब द क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। फिर आपको बताएगा कितने मार्क्स हैं और कितने चाहिए। द स्किल टेस्ट विल बी ऑफ द क्वालिफाइंग नेचर, उसको क्वालिफाई करना है आपको, उसमें मार्क्स आपके नहीं ऐड होते हैं। And the commission will fix the qualifying standard in the skill test for the different categories of standard। मतलब जब आप क्वालिफाई करते हैं तो ये कमीशन ही तय करेगा कि कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होता है, कितने मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं होता, ये किस कैटेगरी के स्टूडेंट को कितने मार्क्स चाहिए। दिस विल बी डिसाइडेड बाय द कमीशन इटसेल्फ। तो देखते हैं आगे क्या है हमारे पास स्लाइड में। देखिए कैंडिडेट्स, यहाँ पर अब आपको बताया गया है कि स्किल टेस्ट जो आपका होगा उसके अंदर आपको क्या करना है, किस तरीके से होगा। द कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर द स्टेनोग्राफी टेस्ट। द कैंडिडेट्स विल बी गिवन वंस डिक्टेशन फॉर 10 minutes in English/Hindi at a speed of 100 words per minute for the post of stenographer grade C and 80 words per minute for the post of stenographer grade D. The matter will have to be transcribed on compute the transaction। The transcription time is as follows। यानी कि स्टेनोग्राफर डी के लिए आपके पास 50 मिनट होंगे इंग्लिश के लिए और 65 मिनट आपको दिए होंगे हिंदी के लिए, और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट के लिए 40 मिनट फॉर इंग्लिश एंड 55 मिनट फॉर हिंदी। कई सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन रहता है सर कि कितनी देर में कितने वर्ड टाइप करने हैं। तो देखिए इस पूरे सेशन में हमने आपको क्लियरली बोल दिया गया है कि अगर आप ग्रेड सी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 100 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करने होंगे, और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए आपको 80 वर्ड पर मिनट टाइप करने होंगे। आई थिंक सो गाइज ये जो इन्फॉर्मेशन है सफिशिएंट है आपकी स्किल टेस्ट की तैयारी करने के लिए, और आपकी जो स्किल टेस्ट की जो आप तैयारी करते हैं उसके अंदर कितना आपको इंप्रूवमेंट करना है ये भी आपको शायद इससे पता लग जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। Next slide tells you about the procedure of online submission of applications. Students, online applications will be available with effect from 17/6, that is 17 June to 15th of July, that is 15 July 2017 up to 5 PM. We have already discussed about that. Now the commission has devised a simplified format for the online application procedure. In the same process, candidates may register once and may apply for examination conducted by SSC. That is the website you have got, http://ssconline.nic.in. So remember the site. Okay.
let's talk about the other things that are important, primarily important for this particular exam. तो सचिन सर, आपको क्या लगता है और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो आप शेयर करना चाहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए रत्नी से अगर मैं बात करता हूँ तो एक कैंडिडेट को जो जानकारी चाहिए होती है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए, किसी भी ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने के लिए, वो बस यही चाहिए होती है कि सर लास्ट डेट क्या है और उसकी फीस क्या होगी, करेक्ट, सिलेबस क्या होगा, करेक्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, करेक्ट, और एज लिमिट क्या होगा। एंड गाइस यही 5-7 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो अगर हमें पता हो तो उसके बाद हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने रत्नेश सर के साथ आपके साथ ये सभी इंफॉर्मेशन शेयर कर ली है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि एक बार आप सभी लोग SSC ऑनलाइन या फिर हम ये कह सकते हैं ssc.nic.in जो साइट है उस पर जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट जो है SSC की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, उसको जाकर एक बार आप जरूर चेक करें, जिससे कि आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं, दैट बाय दैट वी कैन हेल्प यू आउट एंड रीच यू आउट विद द परफेक्ट सोल्यूशन। तो आप वहां पे भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि सर स्टूडेंट्स को सारी जानकारी मिल चुकी है। फॉर देन, like we are signing off with this session. Thank you so much.